आवाज़ जा रही है ना? एक बार कमेंट कर दीजिए, बस कमेंट कर दीजिए आप लोग एक मरतबा बस। ठीक है, अब आप लोग सुनिए। सफ़रनामे का दूसरा नाम है कामयाबी की कुंजी। ये बहुत मशहूर है, कई मरतबा सवाल पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सफ़रनामा, फिर उसका फ़न और रिवायत। रिवायत का मतलब कब से सफ़रनामे का आगाज़ है, फ़न क्या है, यानी क्या कुछ इसमें पेश किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तमहीद है। तमहीद किसको कहते हैं इस्तिलाह में? तो तमहीद कहते हैं किसी भी असल मौजू से पहले जो बात लिखी जाती है उसको हम तमहीद कहते हैं। तो चलिए, आप में से चलिए सादिया तबस्सुम पढ़िए। आप ही पढ़िए, यहाँ से पढ़ सकती हैं ना? पढ़िए यहाँ से, इस तमहीद को पढ़िए। हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हसन सर बोल रहे हैं। असदुल्ला, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, अभी ऑनलाइन क्लास में हूँ। ठीक, चलिए पढ़िए, सादिया पढ़िए यहाँ से। क्या हुआ, कोई पढ़ ही नहीं रहा? अरे कोई पढ़िए ना यहाँ से। अब्दुल, मेरी आवाज़ जा रही है? जी पढ़िए। तमहीद सफरनामा उर्दू नस्ल की गैर अफसानवी असनाफ में न सिर्फ अहम सिन्फ है बल्कि खासी कदीम भी है। इंसान बुनियादी तौर पर तगय्युर पसंद वाक़ हुआ है, यकसानियत से जल्द उगता जाता है, नई फितरत में दाखिल है। यही चीज़ें उसे सफ़र की तरफ माइल करती हैं। जी, नए मकामात की और नए मनाजिर की दीद इंसान के जमानियाती शौक़ की पुष्टि होती है। और जी, नामा किसने तख्लीक किया ये बताना मुश्किल है। फिर भी कुछ दानिश्वर हीरो हीरोडोट्स को दुनिया का पहला सफरनामा नवीस कहते हैं। जी, सबसे पहले दुनिया का सफरनामा किसने लिखा? मशहूर कौल के मुताबिक बोलिए। हीरोडोट्स। चलिए, अब कह रहे हैं कि सफ़र और उसकी अहमियत ये जानना ज़रूरी है, और आप लोगों का इसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। कल ही मैंने सेमिनार में देखा कि बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी पढ़ने में। आप लोग समझते नहीं हैं, जब आप आएंगे और तो पता चलेगा, शायद मेरी बात याद आएगी कि कोई कह रहा था पढ़ने के लिए। वरना किसी का भी, पूरा हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ चैलेंज के साथ, कोई भी पढ़ाता है तो पढ़वाता नहीं है, वो पढ़ाएगा चला जाएगा, तो उससे आप नहीं सीख पाएंगे। चूँकि इस उम्र में तो पढ़वाना, इस ऊपर में जाकर पढ़वाने का काम नहीं होता है, लेकिन मैं पढ़वाता इसलिए को मैं जानता हूँ कमज़ोरी हम सब में है। चलिए पढ़िए यहाँ से, नक़ल मकानी। सफर और उसकी अहमियत। नक़ल मकानी यानी एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाने का अमल सफर कहलाता है। अरबी में उसके माना मसाफत तय करना या मसाफत पता करने के। सफर को कामयाबी की कुंजी कहा गया है। ये पूछा गया है। उसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान पाक ने सीरू फिल अर्ज़ी के जरिए इंसान के अज़्म सफर की जबरदस्त हौसला अफजाई की है। सफर हमेशा से तबलीग दीन का भी जरिया रहा है। इब्तिदा में इंसानी भलाई के लिए सोची गई तमाम अच्छी बातें के जरिए दूसरी कौमों की मीरास थी। सफर शुरू में खबर रसानी का भी मोतबर जरिया था। नई नई मालूमात फराहम करके सफर इंसान के खुद एतमादी में इजाफा करता है। सफर नए जोग्राफिये, नामानूस माहौल, अजनबी फिजा, अनदेखे मनासिब के जरिए इंसान को एक नई फिक्री असास फराहम करता है, जिससे उसके अंदर
उनके दिलों को गरमाती है और उनके हौसलों को बुलंद करती है। सफर तिजारत को फरोग देने का भी बेहतरीन जरिया है। सफर इंसान को वसीउल नजर, वसीउल कल्ब और जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक और बेदार रखता है। सफर तजर्बे की वसात का बेहतरीन जरिया है। इसमें नए नए लोगों से मुलाकातें होती हैं, उनकी खूबियों और खामियों से वाकिफियत होती है। सफर के जरिए आलिमों, दानिश्वरों, फनकारों और दीगर अजीम शख्सियतों से मिलकर फैज हासिल करने का मौका मिलता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इसकी अहमियत। मैं अभी बराह रास्त इससे मुस्तफ़िद होकर आ रहा हूँ। फिर मैं गया था अपने सर से मिलने, और सर से मिलने के बाद सर ने कहा कि चलिए मैं आपको कुछ लोगों से मिलवा देता हूँ, फिर मैं सफ़र पर निकल जाऊँगा। तो सर सफ़र पे हमारे चले गए और सर ने हमारी ज़िम्मेदारी सौंप दी कि आप इन लोगों से मिलिए और इनके जो ज़रूरियात हैं उसमें आप जो है कि सहारा का काम कीजिए। उन लोगों से मुलाकात हुई और बेतकल्लुफ़ थोड़ी हुई, तो उसमें से पता चला कि कोई लंदन से है, कोई अमेरिका से है, कोई लखनऊ से है, तो पूरी दुनिया का सफ़र करता है। मतलब ये आधे घंटे की मुलाकात ने हमें क्या कुछ सिखा दिया, या जिस के नाम सुनने के लिए हम पैसा लगा कर जाते हैं, उनके साथ मेरा बैठना हुआ, उठना हुआ घंटों। और फिर उन्होंने कहा कि शाम में आइए हमारे साथ, चलिए बाहर आप शहर चलिए। उसमें से एक साहब थे, उन्होंने कहा मैं 35 साल से लंदन में हूँ, उर्दू के काम से पूरी दुनिया में घूमता हूँ। दूसरे साहब ने कहा मैं अमेरिका, जापान, लंदन, कनाडा, कहाँ कहाँ घूमता हूँ। बड़े बड़े शायर थे, नहीं बड़े बड़े शायर थे, सब आए हुए हैं। तो ये सफ़र ही की तो अहमियत है। उन्होंने सफ़र की हैदराबाद की, हमने बिहार से सफ़र किया हैदराबाद की, इतनी जानकारी बढ़ी। अब यहाँ आ जाइए सफ़रनामे का फ़न, पढ़िए इसको। सफरनामे का फन। सफरनामे के लिए कोई खास तकनीक, खास हैयत या उसलूब वज़न नहीं किया गया है। सफरनामा निगार अपने मिजाज, तजर्बात और तख्लीकी सलाहियत के मुताबिक सफरनामे का उसलूब, तकनीक या हैयत मुतय्यन करता है। गोया सफरनामा निगार आज़ाद है, जिस तरह चाहे उसे तहरीर करे, मगर उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सफरनामा सफरनामा रहे, दास्तान, नावल या अफसाना ना बन जाए। इसमें पुरअसरारियत और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए गैर जरूरी रंगीन बयानी और अफसानवियत या मुबालगा आराई से परहेज करना चाहिए। बहरहाल फनी नुक्ता नजर से देखा जाए तो ज्यादातर सफरनामे बयानिया अंदाज में लिखे गए हैं। कदीम सफरनामे तो बयानिया में ही थे। मुख्तलिफ असालीब और तर्ज बयान के इख्तलाफ के बावजूद जदीद सफरनामे भी बयानिया में ही लिखे जाते हैं। सफरनामे का मरकजी किरदार सफरनामा निगार होता है, जो वाहिद मुतकल्लिम में अपनी मुदारी सफर बयान करता है। अलबत्ता वो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है। बस रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। इसमें दो तीन चीज़ समझ लीजिए। नंबर एक, इसके लिए कोई ख़ास हैयत, कोई ख़ास उसलूब नहीं है। नंबर दो, सफ़रनामे को बयानिया भी कहा गया है, बयानिया नस्र भी कहा गया है। क्यों? इसलिए कि इसमें एक मुकम्मल और मुसलसल वाक़े का बयान होता है, ठीक है। और क्या कहा गया है, इसमें वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल होता है। चूँकि मुसाफिर खुद अपने बारे में लिखता है तो वाहिद मुतकल्लिम का, जैसे कल आप लोगों को बताया था। बताइए, खुद नविश्त में या सवानेह निगारी में, दोनों में से किस में वाहिद मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल होता है? बताइए। खुद नविश्त में। और ज़मीर का सेगा, ज़मीर गायब का किस में इस्तेमाल होता है? बताइए। सवाने में। आप लोग बोलिए, ये तो मुझे लगता है कि कल अब्दुल थी भी नहीं क्लास में, इसको मालूम है, इनको मालूम है, और आप लोग रह कर भी नहीं। ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी। बोलिए, बोलने से बोलना आता है। अब इसको पढ़िए, दो तीन चीज़ें पढ़ लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सयाह सफर के वाक़यात को अपने ज़हन में महफूज कर लेता है और सफरनामा लिखते वक्त ज़हन पर जोर देकर इन वाक़यात को कलमबंद कर लेता है। इस तरह के वाक़यात ज़हन से रब्त हो सकते हैं। मतलब उनका तारीख़ी तसल्सल मतलब मिट सकते हैं, है ना। चलिए जी। दूसरा, इसमें सफरनामा निगार ये एक बेहतर तरीका है जिसमें वाक़यात की सच्चाई, उनका सियाक़ो सबाक़, जुज़ियात और फौरी रद्द-ए-अमल तारीख़ी तरतीब के साथ महफूज हो जाता है। तीसरा तरीका खुतूत की तकनीक है। सफरनामा निगार
दौरान सफर जो कुछ देखता और महसूस करता है खत की शक्ल में लिखकर किसी दोस्त या अजीज को भेजता है या नहीं भेजता है, बात को इन्हीं खतूत की मदद से सफरनामा तैयार कर लेता है। लेकिन ये तरीका ज्यादा मौसर उसी वक्त होता है जब मुसन्निफ अपने तजर्बात और तासुरात को ताज़ा बताजा बस तीन बात, जी बस हो गया, समझ लेंगे इतने से। तीन बातों का जिक्र किया। एक, जो खुद मुसाफिर जो होता है वो अपने रुज़ात को बयान करेगा कि हाँ मैं पटना गया, पटना से इनसे मुलाकात हुई, फिर उसके बाद मैं स्टेशन गया, स्टेशन से फिर मेरा सफ़र हुआ, दौरान सफ़र किन से मुलाकात हुई, सफ़र कैसा रहा, ये मुसाफिर के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगर वह इसको नहीं लिखेगा, कलमबंद नहीं करेगा, तो हो सकता है इंसानी जहन और इंसानी फितरत में कि इंसान चीज़ों को भूल जाता है, तो भूल जाए और तारीख़ आगे के पीछे हो जाए। ठीक, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि सफ़रनामा निगार जो होता है उसके लिए हमें कोई डायरी बना ले और ख्वाहिशमंद है कि ज़िंदगी की रुदात पेश करे और सही पेश करे, तो चीज़ों को लिख रही है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे लिखने का शौक़ होगा तो मैं लिख लूँगा और बरोज़ जुमा 2025, है ना, और इस वाक़े को 14 नवंबर, और वाक़े को थोड़ा और जो है मज़ेदार बनाना, ज़ौक़दार बनाना होगा तो लिख दूँगा बिहार का इंतखाबी ऐलान का दिन। इस तरह इसको बनाते चला जाऊँगा। और तीसरी चीज़ क्या करें, खतूत की तकनीक। तो किस गैर अफसानवी नस्ल में खतूत की तकनीक पाई जाती है? सफ़रनामे में। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अब धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है कि ये सफ़रनामे के मौज़ूआत और असाली, हम लोग को सीधे यहाँ आ जाना है कि सफ़रनामे के मौज़ूआत क्या हो सकते हैं, उसमें किस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। तो आप में से कोई दूसरा पढ़िए, फिर मैं इनसे पढ़वाता हूँ। पढ़िए, कोशिश कीजिए, कोई भी पढ़िए। यहाँ से पढ़िए सफ़र। हम्म 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 मालूमात से वाकिफ कराना। मसलन शिबली नुमानी अहले वतन को इस्लामी दुनिया के सही हालात से वाकिफ करते हैं। हम्म 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 तरीका मुआशरत और तर्ज तालीम के अलावा हम्म उमूर। हम्म 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 पता हमें क्या चला, रुक जाइए, पता हमें क्या चला, इसलिए पढ़वा दिया ताकि अगर इस तरह के सवालात आएँ कि सफ़रनामा को कामयाबी का कुंजी कहा जाता है क्योंकि सफ़रनामा सिर्फ़ तर्ज तालीम के लिए लिखा जाता है या आदमी मुआशरत के लिए, तो नहीं।
करें सफ़रनामे के जो मौज़ूआत हैं वह काफ़ी वसी हैं। क्यों? इसलिए कि सफ़रनामा जो है वो इंसान के साथ जो भी हालात पेश आते हैं वह सब पर मुश्तमिल होता है। तो इसको हम किसी एक मौजू से समेट कर या उसको किसी एक मौजू से महदूद करके नहीं हम लिख सकते हैं। पता क्या चला कि इंसानी ज़िंदगी में जो चीज़ ज़रूरत की होती हैं और जो चीज़ उसके पेशे नज़र होंगी उन तमाम चीज़ों को मौजूए सुखन बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि सफ़रनामे की इब्तदा और इर्तिका, ये कहना ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़िए यहाँ से कोई दूसरा कोई जोर जोर से पढ़िए। प्रयास किया जाता है कि माइक के करीब होकर पढ़िए अब्दुल्ला, माइक के करीब होकर पढ़िए इत्मीनान से। जी। इब्तदा में बेहरी नहीं, बहरी यानी समुद्री। बेहरी नहीं है, बहरी बहरी। हम्म 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 नबुर्द आजमा। हम्म 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 जी देखिए, आज लोग कहते हैं बिहार एक ज़माने में पूरी दुनिया का दारुस्सल्तनत था। सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का दारुस्सल्तनत बिहार था। बिहार देख लीजिए कब की बात हो रही है। चलिए, कह रहे हैं तमाम मुहक्किकीन उसे बेहद मालूमाती सफ़रनामा करार देते हैं, इसलिए ये इस अहद का एक मुस्तनद तारीख़ी माखज़ बन गया। मैं आपको बता दूं कि पुरानी किताबों को जब पढ़ना शुरू कर देंगे, मुताला करना शुरू कर देंगे, या एक चीज़ मैं आप कहूँ, नहीं कहना चाहिए या कह भी देना चाहिए, आप उन लोगों से करीब होइए, दोस्ताना लगाइए जो पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ईमानदारी के साथ 5 सफ़ा उनसे रोज़ पढ़वाइए, 5 सफ़ा आप रोज़ पढ़िए लगातार। नागा नहीं होना चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होगा। सही तौर से पढ़ना, अभी हम लोग जिस मतलब उम्र में से गुज़र रहे हैं, इसमें सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने वाले की तादाद 0.0 है। कितना? अब्दुल, आप सुनाई दे रही है बात? 0.0 है जो सही तलफ़ुज़ के साथ लोग पढ़ें। चूँकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं आपसे चाहूँगा आप में से 10-15 जितने लोग भी हैं ईमानदारी के साथ पढ़ें और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। कल मैंने देखा कई लोगों को जो सदर थे वो स्टेज पर ही कह दिया। कैसा लगता होगा? तो मज़ा आ गया होगा दिमाग को। तो बिरयानी छोड़कर सब लोग भाग गए। अरे जलील कर दे। जलील नहीं किया मेरे दोस्त, उनका हम इसलाह करना है, वो इसलाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलिए, चीन का राहिब फाहियान बुद्ध मत से बहुत मुतासिर था। वह हिंदुस्तान आया। उसके सफ़र का मकसद बुद्ध मत
बुद्ध मत उसका सफ़र का मकसद बुद्ध मत के मुक़द्दस मकामात जैसे कपिल वस्तु पाटलिपुत्र वैशाली और कुशीनगर को दरियाफ्त करना, बुद्ध मत की तालीम हासिल करना और बुद्ध मत की किताबों की नुकुल हासिल करना। नुकुल मतलब जो उनकी किताबें हैं, जो उनसे चीज़ें अलग हुई हैं, उनको हासिल करना है। ठीक है, आगे पढ़िए। हासिल करना था, मगर उसने किताब भी लिखी जिसका नाम बुद्ध हुकूमत के हालात। बुद्ध हुकूमत के हालात किसने? फाहियान ने, राहिब फाहियान ने लिखे थे, याद रखिएगा। बुद्ध हुकूमत के हालात, इसमें उसने हिंदुस्तान के समाजी, सियासी और मुआशरती हालात तफसील से दर्ज किए। यह सफ़रनामा भी बहुत मुस्तनद माना जाता है और अक्सर तारीख नवीसों ने उससे इस्तेफादा किया। ये हो गया। इसी तरह कह रहे हैं कि इसे ह्यून सांग भी एक चीनी सयाह था। ये तो बड़ा पेपर में पूछा भी जाता है ना, जियोंग किस तरह पढ़ते हैं किसी को तलफ़्फ़ुज़ जाता है इसका? हाँ, ये भी एक सयाह था जो 630 ईस्वी से 645 तक का अरसा हिंदुस्तान में गुजारा और पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। ह्यून सांग के सफ़रनामे का मौजू मजहब और तलाश हक़ है। आज मैं तो साफ कहता हूँ, नए चुरन जो लोग खा कर आए यूनिवर्सिटी से, नए लड़के और लड़कियाँ बगैर किसी मजहब और मिल्लत के, मैं कह रहा हूँ, वो पता नहीं क्या आप कौन सी पढ़ाई करके आए हैं कि वो ज़्यादा उरियानियत को समझते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और दुनिया के हिसाब से चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, तालीम और एजुकेशन का ताल्लुक उससे है ही नहीं। कोई ये कहे कि मैं इस घर से हूँ, मेरा घर का ऐसा माहौल है, सोफ़ा है, टाइल्स है, ये है, ऐसी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है पढ़ाई का। पढ़ाई अपने पूरे शराइत के साथ और पूरी वजूहात और असबाब के साथ आपको अपनी तरफ मायल करना चाहती है। अगर आप मायल होंगे तो अब वो कुछ देगी। बहुत मशहूर है ना, पढ़ाया जाता है कि जब अपने आप को पूरा दे दोगे तो वो थोड़ा बहुत दे सकता है आपको। कौन? इल्म। तो ये देखिए बात क्यों कहा, ये कि ह्यून सांग एक चीनी सयाह था। उस ज़माने से भी देख लीजिए क्या तलाश करता था, मजहब और तलाश हक की तलाश में था। लेकिन हम लोग पता नहीं किस जहन के मारे हुए हैं कि समझ ही में नहीं आती है बात। आगे आ जाइए। कह रहे कि सुलेमान पहला अरब ताजिर है जिसने हिंदुस्तान के साहिली इलाकों के तर्ज हुकूमत और रहन सहन का चीन के हालातों कवायद से मुआजना किया। किसने? अरब का वो पहला ताजिर कौन है जो उसने हिंदुस्तानी साहिली इलाके का जी चीन के हालातों कवायद से मुआजना किया? सुलेमान। पढ़िए इसको यहाँ से। उसके सफ़रनामे की तारीख क्या है? सिलसिलतुत तवारीख 1845। पढ़िए यहाँ से, पढ़िए, कोशिश कीजिए। कौन पढ़ेगा आपसे? कोशिश कीजिए कोई भी। उसके बाद अहम अरब सयाह अबुल हसन मसूदी काबिल ज़िक्र हैं। पढ़िए। हम्म 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 मुरव्विजुज ज़हब व मुआविनुल जवाहिर। जी, किसी किताब है ये? ये किताब किसकी है? अबुल हसन मसूदी। अबुल हसन मसूदी। चलिए, जिसमें उसने अक़वाम आलम की मुख्तसर तारीख़ व तारीफ़ दर्ज की। इस दौर में और भी बहुत से सफ़रनामे लिखे गए, मगर हकीम नासिर खुसरू बल्खी का नाम सफ़रनामा नवेसों में बहुत अहम है। उसने 7 साल में 9000 मील की तवील मसाफ़त उस ज़माने में तय की जब सफ़र करना आसान न था। उसने अपने सफ़रनामे ज़ादुल मुसाफिरीन, किसका सफ़रनामा है? बोलिए। हकीम नासिर खुसरू बल्खी। चलिए,
तो ये सफ़रनामे का जिक्र हुआ। चाहिए यहाँ भी बहुत सारे सफ़रनामे हैं, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। अब अल बैरूनी नाम सुना होगा, गजनवी दौर के हैं। इनकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद। अब आगे आ जाइए, यहाँ देखिए मराकश की उस अजीम शख्सियत का नाम शेख अबू अब्दुल्ला मारूफ इब्न बतूता। अब हो सकता है पूछ ले आपसे कि इब्न बतूता का असल नाम क्या है? शेख अबू अब्दुल्ला। याद रखिएगा, ये आपके दाखिल निसाब है चुके। इब्न बतूता का असल नाम क्या है बताइए, बोलिए। शेख। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? एक अब्दुल रब को बोलने से आप सबका हो जाएगा काम। बाद में कहेंगे कि अब्दुल रब बहुत जानती है, चाहे कोई फलां बहुत जानता है। तो ये नहीं देखते कि फलां आदमी कोशिश भी करता है बोलने की। आप लोग समझिए चीज़ों को। इब्ने बतूता असल नाम है शेख अबू अब्दुल्ला। ये सयाहत की गरज से ऐन जवानी के ज़माने यानी 1325 ईस्वी में घर से निकला और यमन, हिजाज, मिस्र, शाम, इराक, तुर्की, ईरान, बुखारा, बदख्शां, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की सैर करता हुआ 26 साल बाद अपने घर लौटा। तो पूरी दुनिया में इसका नाम भी है। इब्ने बतूता के सफ़रनामे हिंदुस्तानी तारीख और जोग्राफिया के ऐसे नए पहलुओं पर रोशनी पड़ती है जो उससे पहले सामने नहीं आए थे। लेकिन ये सफ़रनामा उसने खुद तहरीर नहीं किया, बल्कि जब वह अपने वतन मराकश पहुंचा तो सुल्तान अबू ऐनान को अपने सफ़रनामे के अहवाल बताए। ये याद रखिएगा। हो सकता है सवाल यह आ जाए कि इब्ने बतूता सयाह में सबसे अहम नाम हैं। उन्होंने अपने सफ़रनामे को अपने हाथ से लिखा, हाथ से नहीं लिखा। लिखने वाले कौन थे? अबू ऐनान। कौन थे? अबू ऐनान। मोहम्मद बिन मोहम्मद जज़ल कल्बी ने जब उसके तमाम अहवाल सुने तो एक सफ़रनामा मुरतब करने का ख्याल किया। इब्ने बतूता ने अपने सफ़री वाक़यात बड़ी जाफशानी और अर्क़रेज़ी के साथ किए थे। इब्ने बतूता का सफ़रनामा अजाइबुल असफ़ार, याद रखिएगा, क्योंकि आजकल सवाल किसी सवाल कहीं से पूछे जा रहे हैं, तो अब ये ध्यान में रखना है कि यही सवाल आएंगे। जो सवाल आ चुके हैं मुश्किल है, तो हो सकता है ये पूछ ले कि अजाइबुल असफ़ार किसका सफ़रनामा है, बताइए। इब्ने बतूता, इब्ने बतूता। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कुछ चीज़ें और हैं। 15वीं सदी ईस्वी के आते आते हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया की हैसियत से मशहूर हो चुका था। यानी हिंदुस्तान चिड़िया की हैसियत, यानी हिंदुस्तान को चिड़ियाघर कहा जाने लगा था, सोने के चिड़ियाघर। ठीक है। फिर कर हिंदुस्तान आने वाले यूरोपीय सयाह का नाम मार्को पोलो था। मार्को पोलो था, जो 1265 ईस्वी में हिंदुस्तान आया था। उसने अपने तजर्बात और मुशाहदात को नहायत मरबूत अंदाज में कलमबंद किया। इस सफ़रनामे को दुनिया की बेहतरीन किताबों में शुमार किया जाता है। यूरोपीय सयाहों में फ्रांस डॉक्टर बर्नेर को काफ़ी शोहरत हासिल है। ये 1656 से 1668 तक हिंदुस्तान में मुकीम रहा। उसने एक सफ़रनामा मुरतब किया। इस सफ़रनामे का पहला नाम या पहला तर्जमा वक़ाए सैरो सियाहत, वक़ाए सैरो सियाहत। बर्नेर का सफ़रनामा सियासी नौइयत का है। ये दुरुस्त है कि वह अहद आलमगीर के सियासी हालात का आइनी शाहिद है, मगर जब वो अपने तासुरात व एहसासात बयान करता है तो एक मुतासिब और जानबदार मौरिख मालूम होता है। ये बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा इधर पढ़ लेंगे उर्दू सफ़रनामे की इब्तदा और इर्तिका। चलिए, आप में से कौन हिम्मत करके पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए। हाँ, पढ़िए। हम्म हम्म नसर नहीं, नस्र, नस्र। हम्म हम्म हम्म
हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म। तो ये मालूमात हुई। हाँ, बढ़ा रहा हूँ आगे। बताइए कि इसमें दो सवाल बताइए बनाकर, आप ही बताइए। यूसुफ खान कंबल पोश का सफरनामा कौन सा है? अजायबात फरंग और तारीख यूसुफी। तो दोनों अलग है कि एक ही है? वही तो पूछ रहा हूँ। दोनों एक एक अलग है। तारीख यूसुफी जो है ना, अजायबात फरंग के नाम से मशहूर है। ठीक है, समझ गई? जी सर। तो अब बताइए कि इसके लिखने वाले कौन है? यूसुफ खान कंबल पोश कौन है? बोलिए। सुषमा, बोल क्यों नहीं? आप ही पढ़ी थी ना। यूसुफ खान कंबल पोश। चलिए आगे पढ़िए यहाँ से। यूरोप का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इसके लिखने वाले कौन थे। तो यूसुफ खान कंबल पोश। ठीक है, पढ़िए इसको। अजायबात फरंग की यही खूबी नहीं, पढ़िए। हम्म 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 बस थे और हम्म वहाँ पर नसीरुद्दीन हैदर के दरबार से वाबस्ता थे हम्म और नवाब से इजाजत लेकर इस सफर पर रवाना हुए। हम्म कम्बलपोश इंग्लिस्तान के हर चीज से बहुत ज्यादा मरूफ नजर आते हैं हम्म और इसे हम्म नहीं करते। ये सदाकत और हकीकत निगारी इस सफरनामे को अहम बना देते हैं। बस एक आइए यहाँ देखिए। बस हो गया, रहने दीजिए। उर्दू के कदीम सफ़रनामों में नवाब करीम खां का सयाहतनामा, बस इतना याद रखिए। क्या है सयाहतनामा? किसका है सयाहतनामा? बोलिए। नवाब करीम खान का। आगे आ जाइए आप उसको छोड़कर। मौलवी मसीहुद्दीन आलवी के सफ़रनामे का नाम क्या है? तारीख़ इंग्लिस्तान। तारीख़ इंग्लिस्तान। और इसी का दूसरा नाम हो जाएगा सफ़रनामा लंदन। देख लीजिएगा। सफ़रनामा लंदन एक और है, किसका है? बहुत मशहूर है, सर सैयद का। सफराने लंदन। मुसाफिराने लंदन सर सैयद का। और सफ़रनामा लंदन ये मसीहुद्दीन अलवी का है, जिसका दूसरा नाम है, ये असल नाम है तारीख़ इंग्लिस्तान। अच्छा आगे आ जाइए। अब सर सैयद का देख लीजिए यहाँ। तो सर सैयद ने भी सफ़र किया, तो इनके सफ़रनामे का है मुसाफिराने लंदन। ठीक है, अब आगे आ जाइए। को याद रखना है। कह रहे हैं कि सफ़र शुरू किया था 1869 में, और ये किताब पहली मरतबा शाये हुई थी 1961 में। भी याद रख लीजिएगा, इस्माइल पानीपति ने तरतीब दिया था, याद रखिएगा। मिर्ज़ा निसार अली बैग का है सफ़रनामा यूरोप। सफ़रनामा यूरोप। चलिए और भी सफ़रनामा इधर देख लीजिए। नवाब रामपुर मोहम्मद हामिद अली खान का सफ़रनामा है सैर हामिदी। तो नाम से तो पकड़ लेंगे आप। आगे आ जाइए। ये नवाब हामिद अली की ही है। अल्लामा शिबली का सफ़रनामा है सफ़रनामा रूम मिस्र शाम। देखिए यहाँ निशान मैंने लगा दिया। सफ़रनामा रूम मिस्र शाम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देख लीजिए जो ज़्यादा मशहूर है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दो सफ़रनामे याद रखिएगा, वस्त एशिया के सैर और दूसरा सैर ईरान। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो दाखिल नसाब आब हयात वाले, आब हयात वाले दो हैं। वस्त एशिया की सैर
और दूसरा सैर ईरान। चलिए अब आगे आ जाइए। जाफर थानेसरी, कल जिक्र शायद आया था क्या इसका, काला पानी? हाँ कल आया था। नामुकम्मल जी, नामुकम्मल खुद नविश्त में, चूँकि ये पूरे अहद का जिक्र नहीं है बल्कि ख़ास अहद का जिक्र है, एक ख़ास अहद का जिक्र है जिसमें उन लोगों को सज़ा हुई थी और तकलीफ़ दी गई थी, तो उसका जिक्र है। 1857 के जंग आज़ादी में शिकस्त के बाद हिंदुस्तान पर पूरी तरह अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। इस जंग आज़ादी में नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर जी खोलकर मजालिम ढाए। मौलवी मोहम्मद जाफ़र थानेसरी का सफ़रनामा तवारीख़ अजीब मौसूम काला पानी अंग्रेज़ के इसी जुल्म सितम के दस्तावेज, ये चीज़ जान गए आप। तो सफ़रनामा इतना जान गए तो इतना अगर आप याद रख लेंगे तो सफ़रनामे का सवाल आपका बन जाएगा। अब इधर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ। मैं कहूँगा अब्दुल आप चली गई क्या? हिम्मत है कुछ पढ़ने का? पढ़िए, 2 पैराग्राफ पढ़ दीजिए, पढ़ सिर्फ सुनते रहिए, चूँकि सफ़रनामा है उनका नाम है। पढ़िए, 2 पैराग्राफ पढ़ दीजिए तो। 20वीं सदी के निस्फ अव्वल सफरनामे। 20वीं सदी नस्ली असनाफ की तरक्की का दौर था। चुनांचा उसके निस्फ अव्वल में कई अच्छे सफरनामे वजूद में आए। सबका अलग-अलग तज़किया करना मुश्किल है, अलबत्ता कुछ अहम सफरनामों का जिक्र किया जाता है। इब्तिदाई 20वीं सदी के सफरनामों में सियाहत सुल्तानी, क्या हुआ? कहाँ आवाज़ हो रही है? चलिए, थक गया शायद आप। सुनिए, इब्तदाई 20वीं सदी के सफ़रनामों में सयाहत सुल्तानी अज़ नवाब सुल्तान जहाँ बेगम, यानी सुल्तान जहाँ बेगम के सफ़रनामे का नाम है सयाहत सुल्तानी, याद रखिएगा। वालिए पढ़िए आप। पढ़ो आप यहाँ से। पढ़िए कोई यहाँ से। हेलो, आप पढ़िए। सानिया पढ़ो, कोई भी पढ़ो, कोई है? अरे पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ के ख़त्म हो देंगे। मामला है। अच्छा देखो, मेरी आवाज़ आ रही है? वालिय सफ़रनामा, वालिय रियासत भोपाल, सफ़रनामा यूरोप व अमरीका और सियाहतनामा अज़ नवाब लियाकत अली जंग बहादुर, काबुल में 7 साल अज़ मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, नवाब मोहम्मद उमर ख़ान के सफ़रनामे, जापान का तालीमी नज़्म नस्ख अज़ सर रास मसूद और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में, ये अहम सफ़रनामे हैं। आवाज़ नहीं आ रही है तो पढ़ भी नहीं रहे हो, पढ़ने भी नहीं दे रहे हो, तब से रुकवा कर रखी हो। पढ़ो ना, पढ़ो यहाँ से।
इंसानी फितरत का तज़किया भी उनके सफरनामे की एक अहम खुसूसियत है। हैदराबाद से मुतालिक ये एक मुअतबर मक़सद है। शेख अब्दुल कादिर ने 2 सफरनामे तख्लीक किए और काम में खिलाफत और ये इस अहद के ये इस अहद के मुस्लिम जहन की अक्कासी करता है। उनका दूसरा सफरनामा यूरोप के सफर से वो तब्लीग उनके सफरनामों में सियासी, समाजी, तालीमी और तहजीबी पस मंज़र का अच्छा मिज़ाज मिलता है। बस। हम्म, बस।